नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आपको संविधान और ज्योग्राफी की क्लास से शुरुआत की है। दोस्तों, आज से मैं साथ ही साथ में इतिहास की क्लास भी शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपने वीडियो देखे होंगे। अगर दोस्तों आपको वाकई लगे कि मेहनत होती है और अगर आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियोस मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, वाकई में आपको मेहनत नज़र आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। अब दोस्तों, कम टू द पॉइंट, बात करें मुद्दे की, तो आप जैसा कि लिखा हुआ देख पा रहे हैं इतिहास। मैं इतिहास की कला से शुरू कर रहा हूं दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर होगा सबसे पहले इतिहास की रूपरेखा, कि आखिर हमें भारतीय इतिहास जब हम बात करते हैं दोस्तों, नॉलेज अनंत है दोस्तों। उसको पढ़ना क्या होता है, हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके बारे में आप ध्यान से सुने। मैं बार बार आपको यही कहता हूं दोस्तों, इस कंपटीशन के युग में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिखावट कोई नहीं पूछता। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे तो किसी भी वनडे एग्जाम में आपको मेरे पढ़े हुए से बाहर सवाल नहीं जाने दूंगा। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी कसौटी पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करता हूं। बस आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। आइएगा, हम इतिहास की रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और दोस्तों, ये वादा करता हूं आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इस वीडियो से आपको 5 या 10 सवाल किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ये हम वादा करते हैं। तो इतिहास की रूपरेखा, जिसमें अपन यह देखेंगे साथियों कि आखिर अपने को इस इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, बहुत गहराई से समझिएगा। मैं ये मानता हूं कि दोस्तों आपने, शायद आप में से कई भाई बंधुओं ने आज तक ये बात नहीं सुनी होगी या नहीं पढ़ी होगी जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। देखिए, इतिहास सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो बीत गया या जो घटनाएं बीत गई हो गई, उन्हीं घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, यानी बीते हुए समय का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही सामान्य रूप में इतिहास है। बाकी इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते ही है, ये आपको पता ही है, ये नॉर्मल बात है। हम बात करेंगे इतिहास की रूपरेखा में। सबसे पहले इतिहास के 3 काल होते हैं साथियों, मुख्य रूप से, जिनमें इतिहास के मुख्य रूप से 3 काल होते हैं, जिनमें सबसे पहला काल है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, ये वर्ड कभी कभार हिंदी में शुद्धता में पूछ लेता है, एक के ऊपर मात्रा आती है दोस्तों आई की, ऐतिहासिक काल। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज, और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, यह जो काल है, इसका जो कालक्रम है अज्ञात समय से लेकर यानी जिस समय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, भले ही कहीं से मानी जाओ, जो हमें ज्ञात नहीं है, उस समय से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व। देखिए, पहले मैं आपको 2 शब्द क्लियर करवा देता हूं, आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा। ईसा पूर्व और ईस्वी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडी यानी एनो डोमिनी, इसको कहते हैं साथियों बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। सुनिएगा, ईसा मसीह के जन्म का पहले वाला समय ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, और उसमें सभी वर्ष
उल्टे क्रम से चलते थे और ईसा मसीह के बाद वाला समय ईस्वी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो समय है दोस्तों सीधे रूप में चलता है। उदाहरण के लिए सुनिएगा, जैसे दोस्तों आज 2021 चल रहा है तो 2021 और इसमें भी हम लिखे 2021। यह जो 2021 है, अगर मैं ईसा पूर्व की बात करूं तो इसमें वापस 2020 आता, 19 आता, 18 आता, लेकिन इसमें ईस्वी में 22, 23, 24 इस प्रकार आएगा। मैं ये मान रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं वापस आ रहा हूं दोस्तों मुद्दे पर। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जो अज्ञात समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का काल है। हम अलग अलग रूप से बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी ढूंढने की, चाहे किताबें हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोचिंग हो, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमसे वादा करते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है दोस्तों यह होता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, हम एक एक बताएंगे ये काल है क्या। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक का जो काल है, आज तक जो अपन इतिहास पढ़ रहे हैं वो है ऐतिहासिक काल, यानी कि वर्तमान तक। कंसेप्ट क्लियर। अब देखिएगा, सबसे पहले सुनिएगा प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। इतिहास का वो काल जिस समय मानव पूर्ण रूप से असभ्य था, मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं होता था इतना। और दोस्तों दूसरी विशेषता, इतिहास का वो काल जिस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, मानव को लिपि का, लिखने का ज्ञान नहीं था, वो काल कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप मुझे पूछेंगे कि अगर लिखने का साक्ष्य है ही नहीं तो हमें कैसा पता चला कि यह इतिहास, उस समय की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल आदि मानव के जमाने का काल है। उस समय पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग होता था और उस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। और याद रखिएगा, उस समय जितना भी इतिहास उस समय का हमें प्राप्त होता है वो पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है, जिसमें पत्थर की कोई मूर्तियां हैं, कोई हथियार है, कोई नुकीले धारदार हथियार पत्थर के बनाए हुए हैं, या कोई स्तंभ खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल भी 3 भागों में बंटा हुआ था। कौन सा काल मैं बात कर रहा हूं? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल को पाषाण काल की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उस समय पत्थर का प्रयोग होता था, जिसमें अज्ञात समय से लेकर, पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा नहीं लिख पाऊंगा दोस्तों मैं अब आगे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। समझ में आ गई होगी आपको बात। नव पाषाण काल अज्ञात समय से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो हम अलग से वीडियो प्रदान करेंगे। केवल आपको आज रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमें कहां पर कौन सी चीज पढ़नी जरूरी होती है। 8000 ईसा पूर्व तक का पूरा पाषाण काल, जिसे अपन प्रीलिथिक एज कहते हैं। फिर मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का समय। अभी दोस्तों ईस्वी कहीं पर भी नहीं है, हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तीसरा है नव पाषाण काल, जो 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का समय अपन पढ़ते हैं। इन तीनों ही कालों की क्या विशेषता थी? इस काल में मानव बिल्कुल असभ्य था। धीरे धीरे मानव को पत्थर का ज्ञान हुआ, आग लगाना सीखा, पशु पालना सीखा, यहां तक आते आते मानव सभ्य होने लग गया, मानव को लिपि का ज्ञान होना शुरू हुआ। इन सभी की अलग अलग विशेषताएं अपन आगे वीडियोज में जिक्र करेंगे। तो यह था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास की शुरुआत हुई उस समय से अपन शुरू होकर के 2500 ईसा पूर्व तक अपन आ चुके हैं। ज्यादातर
अब दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इस काल के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। सामान्य रूप में आपको इतना ही ध्यान रखना, इतिहास का वो काल जिसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखने का साक्ष्य नहीं मिलता, वो प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। हम सामान्य रूप में किसी भी कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं या कक्षा 9th हो चाहे 10th हो, हम यही ज्यादातर पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। शायद थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाए दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से देखना, मैं ये वादा कर दूंगा आपने ऐसी जानकारी शायद नहीं सुनी होगी। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। क्या मतलब होता है इस काल का? इतिहास का वो काल जिसमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखने का साक्ष्य भी मिलता है। लिखने का साक्ष्य तो दोस्तों मिलता है, लेकिन वो लिपि इतनी गूढ़ है कि इसको अभी तक समझ नहीं पाए, उस लिपि का ज्ञान अभी तक हो नहीं पाया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की ब्रुष्टोफेदम लिपि जो है हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो लिपि का ज्ञान हमें अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि उस समय लिखने का ज्ञान मानव को हो गया था। वो काल कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल को अपन दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, बहुत गहराई से सुनिएगा। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यह अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तिथि बताएंगे, लेकिन सामान्य रूप में 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का कालक्रम है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। पूर्ण रूप से इस अलग टॉपिक पर अपन वीडियो उतारेंगे, चिंता नहीं करने का, आप निश्चित होकर पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा साथियों। आप निश्चित होकर घर बैठे आपको ऑफलाइन जैसा वातावरण अवेलेबल करवाएंगे, आप नो टेंशन रहिए। जल्दी ही हमारी टीम अलग सब्जेक्ट की भी इसी प्लेटफॉर्म पर उतरेगी, आप नो टेंशन रहे। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। दूसरा है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से लेकर के 600 BC तक पढ़ते हैं। इसको भी आगे चलकर दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। सब वेदों के समय को वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन यानी गायों को ज्यादा पालती थी, इसलिए पशुपालन पर आधारित थी। तो यह सब एक एक लाइन में सवाल है दोस्तों, हर लाइन का सवाल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो यह जो सभ्यता थी, इसमें 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, वो काल कहलाया दोस्तों ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, और वो समय है साथियों 1500 से लेकर के 1000 BC तक का, यानी ईसा पूर्व तक का। क्लियर? और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC तक अपने को पढ़ना है दोस्तों। इतिहास की शुरुआत हुई उस समय से लेकर आज तक, आज की तारीख तक का हम बात करेंगे, कहां पर आपको क्या पढ़ना होगा, आप निश्चित रहे। तो यह है उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में अपन 3 वेद जो अंतिम है और पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ये अपन सब पढ़ते हैं साथियों उत्तर वैदिक काल। तो यह हुआ दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे, हम दोस्तों कहां तक पहुंच चुके हैं? 600 BC तक आ चुके हैं। हम बात करेंगे आगे 600 ईसा पूर्व से। ऐतिहासिक काल, क्या मतलब हुआ इसका? इतिहास का वो काल जिसमें मानव पूर्ण रूप से सभ्य हो चुका था, और दोस्तों पूर्ण रूप से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जिसको अपन पढ़ सकते हैं, जिनके माध्यम से अपन इतिहास को जान सकते हैं। वो काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर अपन आज तक पढ़ेंगे, और उसको भी अपन 3 भागों में बांटेंगे। आप निश्चित रहे 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे दोस्तों। मैं अब इसको मिटा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। आप दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और पूर्ण रूप से वीडियो देखें। अगर आपको कहीं पर कमी नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अभी दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पर हूं, तो आप मुझे में सुधार की कहां आवश्यकता है कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं। ऐतिहासिक काल जो है यह हमारा काल 600 से लेकर के BC से लेकर के आज तक वर्तमान तक की हम बात करेंगे। सुनिएगा, इसको अपन दोस्तों 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा अपन पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, पूर्ण रूप से नहीं लिख पाऊंगा दोस्तों ज्यादा समय लेते हुए, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा अपन देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। हम कालक्रम की बात करें 600 पर हमने एंड किया था, आइएगा 600 BC से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 712 जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजौर के पास राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, राजौर का युद्ध हुआ था, उस समय तक की जानकारी जो है हम बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले जो जजिया कर लगता है ना, वो हमारे मोहम्मद बिन कासिम नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया, ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 600 BC से लेकर 712 तक का जो काल है वो प्राचीन भारत के इतिहास में अपन पढ़ते हैं। 712 से लेकर के साथियों 1707, हालांकि मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य का पतन 1857 की क्रांति से होता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय, लेकिन मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य औरंगजेब के काल तक ही है, बाकी छिन्न भिन्न हो गया था। तो 1707 तक अपन पढ़ते हैं मुगल काल। उसके समय में अंग्रेजों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, यूरोपियन का आगमन हो गया। तो उस समय से अपन शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास, जो 1707 से लेकर के वर्तमान तक की बात होती है, वर्तमान तक की बात होती है। तो अपन प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास अपन पढ़ेंगे। 600 BC से 712, 712 से 1707 और 1707 से वर्तमान तक। क्लियर? सुनिएगा अब ध्यान से, वापस बता रहा हूं दोस्तों। हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें अपने को क्या पढ़ना होता है। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। लिखावट पर ज्यादा ध्यान न देते हुए दोस्तों कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें, वो ही आपके जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। यही वक्त है, अगर आपने सही तरीके से सही रास्ता चुन लिया तो अपने आप मंजिल आपको मिल जाएगी, आप निश्चित रहे। प्राचीन भारत का इतिहास जो है 600 BC से लेकर के 712, इस कालक्रम में अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो, हमने सबसे पहले सिंधु घाटी, देखिए दोस्तों एक सवाल बहुत बार आया, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो वो आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये काफी बार सवाल चर्चा में रहा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला एग्जामिनर और भी सवाल उठा सकता है, तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। चलिए आइएगा, आद्य प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी, वैदिक सभ्यता हो चुकी, हम 600 BC शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर वैदिक काल में जो जन थे वो जनपदों में बदल गए, और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आते आते ये जो जनपद जो थे वो महाजनपद बन गए। क्लियर? अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, 600 BC से लेकर के दोस्तों 600 BC से लेकर के 300 BC तक का जो कालक्रम है, इसमें अपन 3 चीजें एक साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इसमें अपन पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल व मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। क्लियर? यह अपन पढ़ेंगे 600 BC से लेकर 300 BC तक। महाजनपद काल जिसमें 16 महाजनपद है,
आपको पता ही है बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, उसमें सूत पिटक का एक भाग है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसी में से एक है मगध साम्राज्य जो सबसे विस्तृत था, गंगा व सोन नदी के संगम पर बसा हुआ आज का बिहार जो है, बिहार की राजधानी हालांकि पटना ही है, कोई डरने की बात नहीं है। अगला देखिएगा महाजनपद काल हो गया। दूसरा दोस्तों अपन इसमें पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, इसी कालक्रम में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध ने चलाया। महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल है दोस्तों 80 वर्ष का जीवन काल है, 563 से लेकर 483 बीसी, 563 से 483 बीसी। दूसरा इसी समय अपन पढ़ते हैं दोस्तों जैन धर्म, महावीर स्वामी का है दोस्तों। इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों जीवन काल जो है दो मिलते हैं, एक है दोस्तों 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व और दूसरा है दोस्तों 599 ईसा पूर्व से लेकर के 527 ईसा पूर्व। एक बात बोलता हूं दोस्तों, मैं कोई गूगल बॉय नहीं हूं, गलती हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं अन्य सब्जेक्ट्स की भी साथ साथ में तैयारी करता हूं, तो दोस्तों कई बार बाई चांस अगर कोई गलत निकल जाए तो आप खुद कॉमन सेंस रखें थोड़ा। मैं अगले वीडियो में आपको सूचित कर दूंगा। इस बनने वाले वीडियो को मैं खुद 2 बार चेक करता हूं, क्योंकि मेरा एक ही नियम है, किसी भी भाई बहन के पास में गलत सूचना नहीं जाए। हो सकता है कोई मुंह से गलत निकल जाए कोई वर्ड, तो साथियों मैं उसको अगले वीडियो में आपको सूचित करूंगा पहले, क्योंकि मैं खुद 2 बार इस वीडियो को देखता हूं, उसके बाद में ही अपलोडिंग करता हूं, ध्यान रखिएगा। तो 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व, ये 3 चीजें अपने को पढ़नी होती है। हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अलग बातचीत करेंगे, महाजनपद काल के बारे में अलग बातचीत करेंगे, 16 महाजन को जिक्र करेंगे। आइएगा हम बात करते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य। यही से शुरुआत होती है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की, मुख्य रूप से मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य पर कई वंशों ने शासन किया। मगध साम्राज्य पर कई वंशों ने शासन किया। मगध साम्राज्य पर कई वंशों ने जो शासन किया, उसमें सबसे पहला वंश, ध्यान से सुनिएगा, हर्यक वंश है दोस्तों। हर्यक वंश, हर्यक वंश है, हर्यक वंश। इस वंश का जो कालक्रम रहा है वो 544 से लेकर के साथियों 412 ईसा पूर्व है। ध्यान रखना, ईसा पूर्व 544 से 412 तक हर्यक वंश ने शासन किया, जिसमें आपको पता है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन है, पितृहंता वंश कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम राजा की हत्या करके शिशुनाग ने नागवंश, जिन्हें शिशुनाग वंश भी कहते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। आपको पता ही है, जिसमें शिशुनाग व कालाशोक ये राजा हुए थे, ये आपको पता ही होगा, हुई थी। और यह चला था दोस्तों 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक। 344। मैं मानता हूं दोस्तों कितनी भी कोशिश करूं तो भी वीडियो बड़ा बन जाता है। मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन वीडियो बड़ा बन जाता है, जिससे अपलोडिंग में आपको समय लगता है, इसलिए पर डे 2 वीडियो नहीं दे पाता हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। तीसरा वंश आता है दोस्तों शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की हत्या करके हमारा वंश आता है नंद वंश, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। 344 से लेकर के यह जो वंश आता है साथियों, 344 से लेकर के हमारा यह वंश जो है 323 तक, 323 ईसा पूर्व तक चलता है। 323 ईसा पूर्व में आपको पता है नंद वंश के अंतिम राजा, 9 नंद हुए थे दोस्तों इस वंश में, इसीलिए कहते हैं 9 नंद का देना। बहुत शक्तिशाली वंश था और बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन अंतिम समय में घनानंद के समय सिकंदर मान का आक्रमण होता है और नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या चाणक्य के अपमानित होने के कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से करवा करके चौथा वंश स्थापित करवाया, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य। यह 323 से लेकर के 323 से लेकर के साथियों 184 ईसा पूर्व तक चलता है। क्लियर? 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चलता है। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखें। मौर्य साम्राज्य आप विस्तृत रूप से पढ़ते ही है। आगे चलते हैं मौर्य साम्राज्य। अब देखिएगा मौर्य साम्राज्य पर विस्तृत बात करूं मैं,
हम मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करें दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का बहुत ही विस्तृत शासन हो गया था। मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ते हुए ध्यान रखिएगा। अब मौर्य साम्राज्य देखिए, हम एक के कालक्रम पर चल रहे हैं, कहां तक आ चुके हैं अपन, 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य जो था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हमारा अशोक मौर्य, तो मौर्य साम्राज्य जो चला था 323 ईसा पूर्व से 184, उसी के समकालीन, समकालीन का मतलब उसी समय, या तत्कालीन का मतलब ही उसी समय साथियों दक्षिणी भारत में संगम काल चल रहा था। संगम काल जिसमें 3 वंशों ने शासन किया, चेर, चोल और पांड्य, इन 3 वंश शासन कर रहे थे दक्षिणी भारत में संगम काल, मौर्य काल के समकालीन। ठीक, 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ वृहद्रथ, उसके हत्या की थी उसी के सेनापति पुष्यभूति शुंग ने, और उनकी हत्या करके पुष्यभूति शुंग ने दोस्तों 5वां आगे जो वंश चलाया मगध साम्राज्य पर, वो था शुंग वंश, और वो आगे जाकर 184 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। आप ध्यान रखिएगा, ये 5 वंश जो है मगध साम्राज्य में शुरुआत रूप से चलते हैं। हम एक एक वंश पर अलग से जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। आगे जो पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक, ये जो जितनी भी राजस्थान से संबंधित और इंडियन लेवल की जो भर्तियां आती है उसमें आपको बहुत सहायता करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शुंग वंश, अब देखो हम 184 ईसा पूर्व तक पहुंच चुके हैं। मौर्य वंश के बाद में साथियों 184 ईसा पूर्व के बाद में आता है मौर्योत्तर युग। मौर्योत्तर युग का मतलब होता है मौर्यों के बाद का समय, मौर्य वंश के बाद का समय, वो 184 ईसा पूर्व से लेकर के अब दोस्तों आगे अपन ईस्वी में आ जाएंगे, और वो है 275 ईस्वी। अब अपन देखो सीधे रूप में आ गए, ईस्वी में आ गए हैं, तो 275 ईस्वी। इसमें मौर्योत्तर युग का मतलब होता है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद में जो है छोटे छोटे वंशों ने शासन किया, विदेशी शक्तियों का भी आगमन हुआ, जिसमें हम पढ़ते हैं कण्व वंश, सिमुक के द्वारा स्थापित सातवान वंश, कनिष्क द्वारा संस्थापित जो कुषाण वंश, वाकाटक वंश, कई वंश है दोस्तों जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो वो था मौर्योत्तर युग, और 275 ईस्वी तक हम अब दोस्तों ये जो हमारा 2021 चल रहा है उसी की बात करें, 275 ईस्वी। ठीक, इसके बाद में जो शासन आता है वो आता है गुप्त साम्राज्य। यह दोस्तों 275 श्री गुप्त के द्वारा स्थापित होता हुआ 550 ईस्वी तक चलता है। 550 ईस्वी तक हमारा दोस्तों यह साम्राज्य चलता है, जिसमें अपन श्री गुप्त, उसके बाद में घटोत्कच, फिर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में अपन विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सबके बारे में एक एक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बाद में हालांकि शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, लेकिन अब दोस्तों एक बात ध्यान, गुप्त साम्राज्य जो था भारतीय संस्कृति के काल में श्रवण काल यानी श्रेणीय युग, गिल्ड एज के नाम से भी विख्यात था, सबसे प्रसिद्ध काल था, क्योंकि इसी काल में वैष्णव धर्म का ज्यादा उदय हुआ, मंदिरों की स्थापना हुई, पूजा प्रथा स्थापित हुई। दोस्तों सती प्रथा के भी सबसे पहले प्रमाण गुप्त साम्राज्य में मिलता है, भानुगुप्त के स्तंभलेख में। आप आगे बात करेंगे एक एक टॉपिक पर। अब देखिएगा गुप्त साम्राज्य हो गया 550। उसके बाद में हम दोस्तों एक वंश देखते हैं, पुष्यभूति वंश। यह आपको पता नहीं होगा पुष्यभूति, क्योंकि आप वर्धन वंश पढ़ते हैं, वर्धन वंश एक ही चीज है, पुष्यभूति और वर्धन वंश, जिसमें शासन हुआ हर्षवर्धन, उसका शासनकाल अपन देखते हैं, और वो है दोस्तों 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। यह अपन पढ़ते हैं साथियों प्राचीन भारत के इतिहास में। बाकी शासन व्यवस्था छोटे मोटे शासकों द्वारा शासित रही, मुख्य अपने को एंशिएंट हिस्ट्री में यह अपने को पढ़ना होता है। हम अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर साथियों एक एक टॉपिक पर हम विस्तृत जानकारी लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप निश्चित होकर दोस्तों पढ़ते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक,
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लाइक करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको बेहतर से बेहतर देते हुए एक अच्छी टीम इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर सकें। थैंक यू।